राम राम, नमस्कार। आज एक नई वीडियो और आपके बीच में राजस्थान की सामाजिक प्रथाएं, राजस्थान की सामाजिक प्रथा पार्ट 4। इससे पहले 3 क्लास हो गई थी सामाजिक प्रथाओं की। किसी भी कंपटीशन में 2-3-4% निश्चित तौर के ऊपर पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ये क्या थी? ये मेवाड़ के एजीजी कर्नल वाल्टन ने इसका गठन किया था 1888 में। इसका उद्देश्य क्या था? राजपूत हितकारिणी सभा। इसका उद्देश्य था राजपूतों में बुराइयों को दूर करना। तो वाल्टर कृत या कर्नल वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, इसका गठन कब हुआ था? 1888 में। इसका उद्देश्य क्या था? राजपूतों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, यानी राजपूत समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको दूर करना। अब देखो दूसरा प्रश्न, सिंगोटी लाग। सिंगोटी लाग प्राचीन काल में रियासतों में विभिन्न प्रकार के टैक्स, लाग, लगान वसूली जाती थी। सिंगोटी लाग क्या थी? किसान जब अपनी मवेशी बेचता था, मवेशी पशु बेचता था, तो उस समय राज्य को लगान देनी पड़ती थी। उसको क्या कहते हैं? मवेशी लाग या सिंगोटी लाग, यानी मवेशी के बेचने पर लगान, मवेशी के बेचने पर दी जाने वाली लगान क्या कहलाती है? सिंगोटी लाग कहलाती थी। फिर कुंता, ये लाटा व कुंता, ये 2 लगान थी। जागीरदार जब खड़ी फसल के अंदर फसल का अनुमान लगा करके कि ये अनाज इतना है, ये अनाज इतना है, और उसको कूट देता था, उसका अनुमान लगा देता था। कूटने का मतलब अनुमान लगाना, यानी खड़ी फसल का ही अनुमान लगा देता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? लाटा या कुत्ता, ठीक है। लाटा व कुत्ता क्या थी? खड़ी फसल में निर्धारित लगान, यदि फसल इतनी होगी, इसमें इतना हिस्सा किसान का, इतना राजा का, या इतना हिस्सा किसान का, इतना हिस्सा जागीरदार का होगा। तो खड़ी फसल में लगान निर्धारित करने की प्रथा क्या कहलाती थी? लाटा व कुत्ता कहलाती थी। अब इसके बाद में डांड, ये भी एक टैक्स होता था। डांड, राजस्थान में एकीकरण से पहले 19 रियासत थी, तो एक रियासतों को उस समय क्या कहा जाता था? राज्य कहा जाता था। जैसे ये जैसलमेर रियासत, ये जोधपुर रियासत, ये बीकानेर रियासत, इस तरह से। तो इस जोधपुर रियासत से बीकानेर रियासत में जाने पर, या जोधपुर रियासत से जैसलमेर रियासत में जाने पर, इसी प्रकार से एक रियासत से और दूसरी रियासत में माल बेचने जाने पर जो दूसरे राज्य से टैक्स लिया जाता था, इसको क्या कहते थे? डांड, यानी माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर या बेचने पर जो लगान निर्धारित की जाती थी, उसको क्या कहते थे? डांड। तो माल एक राज्य या रियासत से दूसरे राज्य में बेचने जाने पर निर्धारित लगान या ली जाने वाली लगान या टैक्स, डांड। माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने जाने पर निर्धारित लगान क्या कहलाता था? डांड कहलाता था। अब देखो इसके बाद में भोग ये भोग भी एक प्रकार का टैक्स था।
टैक्स अलग अलग तरीके थे। कुछ टैक्स ऐसे थे जो रुपयों के रूप में लिए जाते थे, कुछ टैक्स ऐसे थे जो अनाज के रूप में लिए जाते थे। तो भोग क्या था? ये भूमि कर जो अनाज के रूप में लिया जाता था, उस टैक्स को क्या कहते थे? भोग। भोग भूमि कर जो अनाज के रूप में लिया जाता था, यानी इतनी भूमि है और इतनी प्रति बीघा का इतना रुपया राज्य में या जागीरदार को देना पड़ेगा। कम जमीन है तो कम टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा जमीन है तो ज्यादा टैक्स यानी ज्यादा अनाज देना पड़ेगा। तो वो कर जो अनाज के रूप में लिया जाता था क्या कहलाता है? भोग। यानी भूमि कर जो अनाज के रूप में लिया जाता था, भूमि कर जो अनाज के रूप में लिया जाता था वो क्या कहलाता था? भोग कहलाता था। अब इसके बाद में बिगोड़ी। बिगोड़ी, ये बिगोड़ी टैक्स या बिगोड़ी कर इस भोग से उल्टा था। कहने का मतलब भोग क्या था? इसमें भूमि कर अनाज के रूप में लिया जाता था। इतनी भूमि तो 1 बीघा जमीन का इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो टोटल भूमि का और उससे गुणा करके दिया जाता था। ये बिगोड़ी क्या थी? ये भूमि कर ही था, लेकिन अनाज नहीं लिया जाता था। भूमि कर जो नगद रुपयों के रूप में लिया जाता था क्या कहलाता था? बिगोड़ी। तो बिगोड़ी, बिगोड़ी भूमि कर जो नगद रकम के रूप में लिया जाता था। भूमि कर, भूमि कर जो नकद रकम के रूप में लिया जाता था। भूमि कर जो नगद रकम के रूप में लिया जाता था वो क्या कहलाता था? बिगोड़ी कहलाता था। अब देखो इसके बाद में जाजम लाग। जाजम लाग, जाजम लाग, ये जाजम लाग क्या थी? जब किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जमीन विक्रय की जाती थी तो उस समय जो टैक्स लिया जाता था वो जाजम लाग कहलाता था। जाजम लाग भूमि विक्रय पर, भूमि विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग, भूमि विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग क्या कहलाती थी? जाजम लाग कहलाती थी। फिर बिंदोलेरी लाग, बिंदोलेरी लाग, बिंदोलेरी लाग। देखो बिंदोरी निकालना क्या होता है? शादी से पहले वाले दिन वर या वधू को और गांव की गलियों में घुमाना और महिलाएं गीत गाती हैं, इसको बिंदोरी निकालना कहते हैं। ये बिंदोलेरी लाग क्या थी? जब जागीरदार के घर विवाह होता था तो गांव वालों से वसूली जाने वाली लाग या वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? बिंदोलेरी लाग। बिंदोलेरी लाग जब जागीरदार के घर में विवाह होता था तो गांव वालों से वसूला जाने वाला टैक्स या लाग क्या कहलाता था? बिंदोलेरी लाग। बिंदोलेरी लाग जागीरदार के घर, जागीरदार के घर विवाह होने पर वसूली जाने वाली लाग ये क्या कहलाती थी? बिंदोलेरी लाग। जागीरदार के घर में विवाह शादी होने पर और गांव वालों से जो कर या लाग वसूली जाती थी वो बिंदोलेरी लाग कहलाती है। ठीक है, कहलाती थी। अब देखो फिर से देखते हैं वाल्ट्रिकृत राजपूत हितकारी सभा, इसका गठन कब किया गया था? 1888 में। इसका उद्देश्य क्या था? राजपूत समाज में बुराइयों को दूर करना इसका उद्देश्य था। सिंगोटी लाग किसान द्वारा मवेशी पशु को बेचने पर वसूली जाने वाली लाग क्या कहलाती थी? सिंगोटी लाग। लाटा व कुत्ता खड़ी फसल में निर्धारित लगान, लाटा व कुत्ता कहलाता था। डांड माल को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने जाने पर निर्धारित लगान क्या कहलाती थी? डांड कहलाती थी। भोग भूमि कर जो अनाज के रूप में लिया जाता था वो क्या कहलाता था? भोग कहलाता था। बिगोड़ी
बिगोड़ी भूमि कर जो नकद रकम के रूप में लिया जाता था वो क्या कहलाता था? बिगोड़ी कहलाता था। अब इसके बाद में जाजम लाग भूमि विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग ये क्या कहलाती थी? जाजम लाग। फिर बिंदोलेरी लाग जागीरदार के घर में विवाह होने पर ग्रामीणों से या गांव वालों से वसूली जाने वाली लाग ये क्या कहलाती थी? बिंदोलेरी लाग कहलाती थी। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अगली प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स, ये प्रीवी पर्स क्या थी? जब भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया तो उस समय भारत के अंदर और कुल मिलाकर के 562 रियासत थी। भारत में कुल 565 रियासत थी। 3 रियासतें जो बाद में मिली थी वो 565 रियासत थी। तो देखो माउंटबेटन योजना के तहत ये फैसला आया था कि 15 अगस्त को भारत आजाद कर दिया जाएगा। कोई भी रियासत भारत संघ में मिल सकती है, कोई भी रियासत पाकिस्तान में मिल सकती है, कोई भी रियासत स्वतंत्र भी रह सकती है। स्वतंत्र रहने वाली रियासतों की अलग शर्त थी। तो इस तरह से ये उथल पुथल मच गई थी। कोई रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहे, कोई भारत में मिलना चाहे, कोई अपना अलग से देश बनना चाहे। इस तरह से भारत का कई भागों में विभाजन होने जा रहा था, हो सकता था। तो देखो रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना की गई और रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके उपाध्यक्ष थे वीपी मेनन। और रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार पटेल ने यह आदेश दिया सभी रियासतों को कि कोई भी रियासत पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, कोई भी रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती और प्रत्येक रियासत को भारत संघ में मिलना होगा और वो भी 14 अगस्त 1947 तक मिलना होगा। तो देखो ये भारत का फिर एकीकरण किया गया था, यानी रियासतों का विलय किया गया था। तो रियासतों का जब विलय किया गया तो जल्दी से राजाओं ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो देखो उन रियासतों को क्या कहते थे? देशी रियासत, यानी अपने देश में जो रियासत थी, देशी रियासतों का जब भारत संघ में विलय किया गया तो उनको कुछ इस तरह की छूट दी गई कि आप भारत संघ में मिल जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वार्षिक भत्ता दिया जाएगा, वार्षिक 1 वर्ष की आपकी पेंशन होगी। उस 1 वर्ष की पेंशन का नाम ही क्या था? प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स। तो देशी रियासतों के राजाओं को भारत संघ में विलय के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता, और वो क्या कहलाता था? प्रीवी पर्स। भारत संघ में मिलने के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता क्या कहलाया? प्रीवी पर्स। फिर इस प्रीवी पर्स को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो देखो देशी रियासतों को या देशी रियासतों के राजाओं को भारत संघ में, देशी रियासतों के राजाओं को भारत संघ में विलय के बाद दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता, विलय के बाद दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता, यही क्या कहलाया? प्रीवी पर्स कहलाया। ठीक है। अब देखो इसके बाद में संथारा या संलेखना, ये कई बार पूछते हैं। संथारा या संलेखना, संथारा या संलेखना, सबसे पहले बता दूं ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है संथारा या संलेखना। क्या है ये? जैन धर्म से संबंधित थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का उदय लगभग एक साथ ही हुआ था। दोनों का उदय ब्राह्मणवाद के विरुद्ध हुआ था। ब्राह्मणों ने समाज को जकड़ लिया था, अपने खुद के नियम बना लिए थे अलग अलग। तो इसके उपलक्ष्य में फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो देखो जैन धर्म है, जैन धर्म इसका संस्थापक माना जाता आदिनाथ, आदिनाथ या
ऋषभ देव भी इसको कहते हैं, आदिनाथ या ऋषभ देव। इसके कुल 24 प्रमुख गुरु हुए हैं, उनको 24 तीर्थंकर कहते हैं। 24वां तीर्थंकर था महावीर स्वामी। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक भी कौन माना जाता है? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में बड़ी एक विचित्र सी परंपरा है, जब कोई आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसको फिर उपवास रखना पड़ता है, और उपवास रखना पड़ता है कि वो उपवास के द्वारा शरीर यदि त्याग दे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसी परंपरा है। तो संथारा या संलेखना ये क्या है? जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागना, उपवास द्वारा शरीर त्यागना क्या कहलाता है? संथारा या संलेखना। तो संथारा या संलेखना का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्यागना क्या कहलाता है? संथारा कहलाता है। वर्तमान में अपने राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कई बुजुर्ग जाकर कोर्ट में खड़े हो गए कि जबरदस्ती संथारा दिलाते हैं तो वृद्ध कुछ कर भी नहीं सकता। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। फिर बखेर या उछाल, बखेर या उछाल ये भी एक सामाजिक प्रथा है, बड़ी विचित्र। बखेर या उछाल, जब किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसको शमशान ले जाया जाता है, तो सब यात्रा के दौरान उसके ऊपर जो सिक्के उछाले जाते हैं, उसके पुत्रों द्वारा, उसके पोतों द्वारा, उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके ऊपर जो सिक्के उछाले जाते हैं, उसको बखेर या उछाल कहते हैं। तो बखेर या उछाल क्या है? वृद्ध को जब शमशान ले जाया जाता है तो सब यात्रा के दौरान उसके ऊपर जो सिक्के उछाले जाते हैं उनको बखेर या उछाल कहते हैं। बखेर या उछाल, वृद्ध को सब यात्रा के दौरान जब शमशान ले जाया जाता है उस पर जो सिक्के उछाले जाते हैं, उस पर जो सिक्के उछाले जाते हैं उन्हें बखेर कहते हैं। उन्हें बखेर कहते हैं। तो बखेर या उछाल किसे कहते हैं? वृद्ध को शव यात्रा के दौरान जब शमशान ले जाया जाता है उस पर जो सिक्के उछाले जाते हैं उन्हें बखेर या उछाल कहते हैं। अब देखो पिंडदान, पिंडदान ये क्या है? पिंडदान, ये पिंडदान क्या है? देखो एक नाम कल मैंने आपको बताया था, आदेटा। आदेटा, आदेटा क्या है? शव को जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो आधी दूरी तय करने पर शव की दिशा बदली जाती है। जो दो आदमी आगे लगे होते हैं वो पीछे आते हैं, पीछे वाले आगे जाते हैं, इसको आदेटा कहते हैं। आधी दूरी तय होने पर शव की दिशा बदली जाती है। ये पिंडदान क्या है? आदेटा के दौरान, यानी शव की आधी दूरी तय करने के दौरान शव पर काले तिल और जौ के आटे का एक पिंड यानी लड्डू रखा जाता है, उसे ही पिंडदान कहते हैं। पिंडदान, आदेटा के दौरान शव पर काले तिल और जौ के आटे का पिंड रखा जाता है, उसे ही पिंडदान कहते हैं। ठीक है, तो आदेटा के दौरान शव पर काले तिल व जौ का पिंड रखा जाता है, उसे पिंडदान कहते हैं। पिंडदान कहते हैं। तो पिंडदान, आदेटा के दौरान शव पर काले तिल व जौ
का पिंड रखा जाता है उसे पिंडदान कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में है लोप्पा। लोप्पा लोप्पा शमशान घाट पर मृतक का बड़ा बेटा उसको अग्नि देता है, उसको क्या कहते हैं? लोप्पा। लोप्पा यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट ले जा करके उस मृतक का बड़ा पुत्र उसको अग्नि देता है, चिता को अग्नि देता है। इसी को क्या कहते हैं? लोप्पा कहते हैं। शमशान घाट पर मृतक का बड़ा बेटा शव को अग्नि देता है, इस प्रथा को कहते हैं लोप्पा। तो लोप्पा शमशान घाट पर मृतक का बड़ा पुत्र अग्नि देता है, उसे क्या कहते हैं? लोप्पा कहते हैं। शमशान घाट पर मृतक का बड़ा पुत्र शव को अग्नि देता है, चिता को अग्नि देता है, उसको क्या कहते हैं? लोप्पा कहते हैं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं ये बदर। बदर, ये बदर क्या है? मृतक व्यक्ति के पोते व बेटों द्वारा सिर के बाल कटवाए जाते हैं, इस प्रथा को क्या कहते हैं? बदर कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र उसके पोतों द्वारा सिर के बाल कटवाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बदर कहते हैं। बदर मृतक व्यक्ति के पोतों व पुत्रों द्वारा सिर मुंडवाना या सिर के बाल कटवाना। बदर मृतक व्यक्ति के पोतों व पुत्रों द्वारा सिर मुंडवाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बदर कहते हैं। अब देखो इसके बाद में कपाल क्रिया। कपाल क्रिया, कपाल क्रिया कपाल क्रिया, ये कपाल क्रिया क्या है? दाह संस्कार के दौरान मृतक के बड़े पुत्र द्वारा लकड़ी से शव के सिर को धक्का देकर तोड़ना। कपाल क्रिया दाह संस्कार के दौरान मृतक के बड़े पुत्र को और मृतक के बड़े पुत्र द्वारा शव के सिर को लकड़ी से तोड़ना क्या कहलाता है? कपाल क्रिया, ताकि उसका कोई अंश बच न जाए। कपाल क्रिया दाह संस्कार के दौरान मृतक के बड़े पुत्र द्वारा शव के सिर को लकड़ी से धक्का देकर तोड़ना कपाल क्रिया कहलाती है। कपाल क्रिया ये दाह संस्कार के दौरान मृतक के बड़े पुत्र द्वारा शव को लकड़ी से तोड़ना। शव को लकड़ी से तोड़ना क्या कहलाता है? कपाल क्रिया कहलाती है। तो दाह संस्कार के दौरान मृतक के बड़े पुत्र द्वारा शव के सिर को लकड़ी से तोड़ना क्या कहलाता है? कपाल क्रिया। कपाल क्रिया का संबंध किससे है? दाह संस्कार से। फिर पानीवाड़ा। पानीवाड़ा अगली सामाजिक प्रथा पानीवाड़ा। ये पानीवाड़ा क्या है? यदि किसी व्यक्ति की घर से बाहर दूर मृत्यु हो जाए तो वो इसका समाचार अपने रिश्तेदारों परिजनों को पहुंचाते हैं, तो घर के आदमी और उसके परिजन घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर एकत्रित होते हैं, इसको पानीवाड़ा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, पानीवाड़ा यदि किसी व्यक्ति की घर से बाहर किसी अज्ञात जगह मृत्यु हो गई तो घर वाले इसकी सूचना परिजनों को रिश्तेदारों को देते हैं, तो उस व्यक्ति के घर के लोग और रिश्तेदार घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर एकत्रित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पानीवाड़ा। पानीवाड़ा। तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घर
घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हो जाती है तो घर वाले इसकी सूचना रिश्तेदारों को देते हैं तथा परिजन किसके, मृतक के परिजन व रिश्तेदार घर से दूर या घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, पानीवाड़ा कहते हैं। पानीवाड़ा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हो जाती है तो घर वाले इसकी सूचना रिश्तेदारों को देते हैं तथा परिजन व रिश्तेदार घर से दूर किसी अन्य स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसको क्या कहते हैं, कपाल, इसको पानीवाड़ा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में फूल चुनना। फूल चुनना, देखो तीये की बैठक क्या होती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका तीसरा दिन कोई बैठक होती है, उसको तीये की बैठक कहते हैं। फूल चुनना क्या है, यदि किसी फूल चुनना तीये की बैठक के बाद और उस मृतक के परिजन, उसके सगे संबंधी शमशान घाट में जाते हैं, जहां पर उसको दफनाया वहां पर उसके दांत और हड्डियों को चुग कर लेके आते हैं। इस क्रिया को फूल चुनना या फूल चुगना कहते हैं। तो तीये की बैठक के बाद उस मृतक के शमशान घाट में जाकर दांत व हड्डियों को चुग कर लाना क्या कहलाता है, फूल चुनना। तो फूल चुनना तीये की बैठक के बाद शमशान से मृतक के दांत व हड्डी, मृतक के दांत व हड्डी चुग कर लाना, इसे क्या कहते हैं, फूल चुनना। अब देखो इसके बाद में फूल पधारना, ये क्या है, फूल पधारना ये क्या है, दांतों व अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना। मृतक का शमशान घाट में दांत और अस्थियां चुगकर लाई जाती हैं, उनको फिर गंगा जी में विसर्जित करके आना, इसको कहते हैं फूल पधारना। तो मृतक के दांतों व अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना। मृतक के दांतों व अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना क्या कहलाता है, फूल पधारना। फिर देखो उठावना, देखो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, पड़ोसी लोग उसके घर पर आकर के परिजनों को सांत्वना देते हैं, इसको कहते हैं सातरवाड़ा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र उसके घर आकर के और परिजनों को सांत्वना देते हैं कि चलो ये तो होनी ही थी। फिर देखो उसको सातरवाड़ा कहते हैं। जब सांत्वना देने का अंतिम दिन होता है 12वां दिन, कि जिस दिन बैठक खत्म हो जाती है सांत्वना देने के 12वें दिन के बाद में, कि अब तरी के ऊपर नीचे कोई नहीं बैठेगा, सामान्य जीवन जिएंगे, तो उस दिन को क्या कहते हैं, उठावना। यानी मृतक के परिजनों को 12वें दिन सांत्वना देने की बैठक को समाप्त करना, बैठक को उठाना, इसको ही क्या कहते हैं, उठावना। ठीक है, तो उठावना।
मृतक के 12वें दिन शोक की बैठक समाप्त करना। मृतक के 12वें दिन शोक व्यक्त करने की जो बैठक होती थी उसको समाप्त करना, ये क्या कहलाता है? उठावना कहलाता है। तो कपाल क्रिया, दाह संस्कार के दौरान मृतक के बड़े पुत्र द्वारा शव को लकड़ी से तोड़ना, कपाल क्रिया। पानी वाड़ा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हो जाती है तो घर वाले इसकी सूचना रिश्तेदारों को देते हैं तथा परिजन रिश्तेदार घर से दूर किसी अन्य स्थान पर एकत्रित होते हैं, इसको पानी वाड़ा कहते हैं। फूल चुनना, तीये की बैठक के बाद शमशान से मृतक के दांत और फूल चुग कर लाना, है फूल चुनना कहलाता है। फूल पधारना, चुने हुए फूलों को गंगा जी में विसर्जित करना। उठावना, मृतक के 12वें दिन शोक की बैठक समाप्त करना, इसको क्या कहते हैं? उठावना।